अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई कॉस्ट फ्लो में से, कोई मार्कअप मार्जिन परसेंटेजेस वगैरह में से कोई चीज़ ना समझ लगी हो? लॉस वाला वो तो करते हैं अभी, उससे अभी तो मैं उससे पिछले सवाल पे आया हूँ। सर एक मिर्ज़ा वाले में आया था इसमें, मिर्ज़ा वो एनआरबी वाला पॉइंट, और अभी एनआरबी की कहानी के ऊपर तो मैं पहुँचा नहीं ना, वो तो इन्वेंट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी होती है। मैंने इसीलिए कह रहा था कि बस जितने वो हो गए हैं ना, तो आपने कहा था ना ये हो सकता है, तो मैंने वो कोई इक्का दुक्का चीज़ें फिर इसी तरीके से जो है ना वो वेरी करेंगी, क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे जो है ना वो निकलते हैं। जब हम कुछ थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे फिर चीज़ें बहुत सारी हो सकेंगी। ठीक, एक अपडेट ज़रूर है। वो अपडेट ये है कि आपको हमने करवाया था कॉस्ट में ये वाला सवाल कार्ट के नाम से। किधर गया कार्ट वाला सवाल? यही है ना? अच्छा, इसके अंदर ये एक काम किया था फाइनेंशियल काउंटिंग से कॉस्ट काउंटिंग में जाने वाला। रीसेंट एक चेंज अभी हमारी एग्जामिनेशन बॉडी ने दी है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन गाइडलाइन। उसके तहत उसने बोला है कि ये कॉस्ट फ्लो के अंदर ही बस उसने ये चेंज बताई है और किसी पूरे उसके अंदर नहीं बताई। उसने बताया कि दो एग्जांपल्स हैं, एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 और एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 3। तो 2 बनती है कार्ट और 3 बनती है जो हमारा है पास्ट पेपर नंबर 6। कॉन्सेप्ट हमारा ये बिल्कुल सही है, बस हमने अपने पास एक चीज़ छोटी सी ये नोट कर लेनी है कि कॉस्ट फ्लो का जो चैप्टर है चेंजेस एज पर ICAP एग्जामिनेशन गाइडलाइन, जो कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 है जो क्या बनती है कार्ट के नाम से, और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 है जो क्या है पास पेपर नंबर 6 है शायद। मिर्ज़ा के नाम से। इसके अंदर भी फाइनेंशियल काउंटिंग की कहानी बोली हुई है उसने। एक मिनट कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन करें। कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 ये इसके नीचे कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 मिर्ज़ा, हाँ मिर्ज़ा लिमिटेड में जाएं। मिर्ज़ा लिमिटेड की रिक्वायरमेंट अगर आप जाकर देखेंगे, खाली जनरल एंट्री फाइनेंशियल की कहानी बोली हुई है उसने बोला हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल लेजर्स। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है ना टेस्टेबल नहीं है। मींस जो भी फाइनेंशियल की कहानी है ना हमारी, वो हमारी कॉस्ट काउंटिंग में टेस्टेबल नहीं है। ये रिसेंटली मैंने कल ही देखी है। फाइनेंशियल वाली कहानी नॉट टेस्टेबल है। चाहे फाइनेंशियल की विद कॉस्ट काउंट रिकंसिलेशन हमने की,
चाहे ये फाइनेंशियल की जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये दोनों टेस्टेबल नहीं है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया तो क्या हमें नुकसान हुआ? अगला सवाल ये है, हमें नुकसान नहीं हुआ। मैंने ये लॉजिक आप आगे जाके आपको पढ़ानी थी, ये रिकंसिलेशन की लॉजिक, ये जहाँ जहाँ पे भी रिकंसिलेशन आनी है वहाँ पर यही लॉजिक इस्तेमाल होनी है। फाइनेंशियल की जगह पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन दरमियान में वही वाली कहानी होगी, लॉजिक वही वाली होगी। तो लिहाजा जो लॉजिक हमने सीखी थी दैट रिमेन्स देयर, जो प्रॉफिट का अप डाउन होना सीखा था ये उसी तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल और कॉस्ट काउंटिंग को आपस में रिकंसाइल करने का नहीं कहेगा, आपको फाइनेंशियल की जर्नल एंट्रीज करने का नहीं कहेगा। डन? तो आप सेफली, जो मिर्ज़ा वाली एग्जांपल है वो तो टोटली काट सकते हैं, उसके अंदर तो वैसे ही फाइनेंशियल की कहानी पूछ रहा है, ठीक। वो वाला पास पेपर आप टोटली काट सकते हैं, और जो काट लिमिटेड है उसका बी पार्ट हमारे रेलेवेंट्स में नहीं आता, बी पार्ट। तो बी पार्ट जो रिकंसिलेशन है उस हिस्से को आप क्या करें, सफास्ती से मिटा दें। घर में बैठे हुए बच्चे इस हिस्से को सफास्ती से मिटा दें, लिख लें नोट टेस्टेबल। लिहाजा थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया, हालांकि कोई बोझ हल्का नहीं हुआ, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट 10 जगहों पे अप्लाई होता है। रट्टा अलहदा बात है कि वो एक जगह पे ही चलता है। ये हो गई इसकी छोटी सी कहानी, ठीक है बेटा। ये चूँकि मैंने रिसेंटली पढ़ाया भी था और चूँकि बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाया गया और मैंने उसके बाद पढ़ी वो वाली चेंज, या आई ही शायद कल है या परसों आई है वो चेंज, उसने गाइडेंस दी है, तो ये पढ़ाया गया और पहले नहीं बताया गया और मैंने भी नहीं देखा। मैंने यूँ ही देखा, मैंने कहा जनाब टेंशन ही कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ अच्छा हो गया है कि ये हो गया है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में भी जाके मैंने करवाना था। एक चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो हमारा शुरू होना है वो यही वाला शुरू होना है, इसके अंदर उसके अंदर रिकंसिलेशन बार बार आनी है, और ये वाला कॉन्सेप्ट पहले से ही हमने सीख लिया है। ले जी, चेंजेस की कहानी डिस्कस हो गई। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, इसका आंसर दें मुझे आप। फार्मूला कौन कौन सा लगेगा, किन स्टेप्स के तहत जाएंगे आप? पहले तो वो प्राइस निकलेगी, नॉर्मल सेल प्राइस निकलेगी, उसके बाद वो कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा जो मार्कअप पे, मार्का वाला या मार्जिन वाला? ये देख के चलना पड़ना है। 13% ऑफ सेल्स है पहले स्टेप के अंदर, कोई मसला नहीं है, पहले स्टेप में कोई मसला नहीं है, वो डिस्काउंट है। तो स्टेप नंबर 1 तो आप नॉर्मल सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर डिक्रीज, बिफोर डिस्काउंट या बिफोर डिक्रीज 1 माइनस रेट। आपके पास आफ्टर वाली वैल्यू है 2500, बिफोर वाली वैल्यू नहीं है, नॉर्मल सेल प्राइस नहीं है, 1 माइनस 0.07, तो 2500 तकसीम 0.93 कर देंगे तो 2688, ये आपकी सेल प्राइस आ जाएगी नॉर्मल जो होती है। अब इस नॉर्मल सेल प्राइस से रिवर्स बैक मज़ीद जाएंगे और फाइंड करेंगे कॉस्ट। यहाँ पे हमारा फार्मूला था 13% ऑफ सेल्स, तो 13% ऑफ सेल्स था। ऑफ सेल्स के लिए सेल के ऊपर ब्रैकेट ने अप्लाई होना है 1, दूसरी साइड कॉस्ट, तो 1 माइनस आर आएगा, सेल में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पर सेल हमारे पास है 2688, 1 माइनस 0.13 था, 17 था, 13 है, 2339 ये हमारी कॉस्ट निकल कर आ गई। ये 2 स्टेप्स के तहत ये वाले आपका काम हो गया, आपको मार्जिन और मार्कअप का फार्मूला आ गया। अगली कहानी, क्वेश्चन के अंदर एक अदद लॉस दे दिया गया है ऑफ परचेज प्राइस। लॉस दे दिया गया तो कोई मसला नहीं है, कॉस्ट में प्रॉफिट अगर ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या आती है, सेल प्राइस आती है। प्रॉफिट मींस कुछ मजीद पैसे ऐड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो कॉस्ट से कम प्राइस पर बेच रहे होंगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगी। बस इतनी सी लॉजिक है और कोई चेंज नहीं है। अब लॉस या प्रॉफिट जो सा भी है, लिंकिंग के क्या कर दी गई है, 5% ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि क्या, कॉस्ट लिंकिंग है आपकी। लॉस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, CR बन जाएगा, कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है। अब लॉस हमारे पास है 300 का, कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे, रेट ऑफ ये है 0.05, कॉस्ट हमारी आ गई 6000। अब कॉस्ट हमारी 6000 आ गई, लॉस हमारे पास पहले से था, तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी, 5700 आ जाएगी। ठीक है, तो लॉजिक जो एक दफ़ा चीज़ सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई आगे मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, और कोई कहानी, और कोई कहानी तो नहीं है ना। चलें जी, खालिद वाला सवाल हो गया था आराम से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। आप एंट्रीज बस लिखते चले जाते हैं और जो सी चीज़ बच जाती है वो बैलेंसिंग आ जाती है आपकी। CMA में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न, बच्चे बस ये ढूंढते रहते हैं कि अब सिरा कहाँ से मिलेगा। एक चीज़ मिसिंग दी हुई है तो वो सिरा ढूंढना है, बाकी सारी चीज़ें पुट इन करके, वो आप पुट इन कर देंगे, आपको वो सिरा खुद मिल जाएगा। चलें जी, ये तो हमारी बेसिक कहानी भी ख़त्म हो गई। अब हम प्रॉपरली अपने चैप्टर्स का आगाज़ करते हैं। वैसे तो आगाज़ हो चुका हुआ है, प्रॉपरली चैप्टर का आगाज़ हो गया, आधा चैप्टर तो आपने ख़त्म भी कर लिया माशाल्लाह से 2 दिनों में। क्या हो गया भाई, जी बच्चों, कुछ टर्म्स जो हमने पहले कुछ सीख ली हुई हैं, कुछ आप सीख लेंगे। ये बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्या होती हैं। हमने ये एक चीज़ सीखी थी जिसको कहते हैं कॉस्ट फ्लो, सीखा था ना जी। ये खर्चा मटेरियल का आ रहा था, लेबर का आ रहा था, और बाकी ओवरहेड के सारे खर्चे कुछ होकर एब्जॉर्ब होके आ रहे थे, और ये सारे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन रहे हैं।
और ये अल्टीमेटली ये फिनिश गुड में प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना है। ये जो इस प्रोसेस के तहत जो खर्चा आ रहा है ये है प्रोडक्ट कॉस्ट। डन। तो आप यहां तक जो पहुंचते हैं ये पहुंचती है प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आपने किया था, ये क्या किया था, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपने कंपैरिजन किया था, मंथ के बाद। तो ये वाली कॉस्ट जो लिखी गई है ये कौन सी कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, किसी एक पीरियड से बिलोंग करते हुए। ये प्रोडक्ट का हिस्सा बनकर नहीं आई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनकर नहीं आई, ये डायरेक्टली लैंड किया इसने। और भी बता देते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी क्या है, पीरियड कॉस्ट है। जैसे पीरियड के हिसाब से लिखा जाता है, प्रोडक्ट का तो पार्ट बनाया ही नहीं जाता, नॉन प्रोडक्शन है, वैसे ही है। ठीक, प्रोडक्ट कॉस्ट वैसे ही वो बनेगी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट्स हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी जो एफओएच में आ रही होती है उसको कंसीडर किया जाता है। एफओएच है, मटेरियल है, लेबर है, ये सारी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब देखना है, सिर्फ ये देखना है कि क्या पार्ट बनी है प्रोडक्ट की कॉस्ट का या नहीं बनी, सिर्फ ये देखना है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट क्या ये बनी थी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड नहीं बनी थी। जो यूनिट्स बने उसकी पार्ट बनकर नहीं आई, ये एक एडिशनल के तौर पर आई है। एक पीरियड का कंपैरिजन किया तो ये पीरियड कॉस्ट बन गई। सबसे आसान था मुझे समझाना यहां पर आकर, ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड की बात करके कि ये बेटा ये प्रोडक्ट कॉस्ट का ऐसा बन गई हुई है, ऊपर कहीं पे बनी होंगी, जो हमने बनाया था, आंसर भी तो बनाया था ना अगले दिन हमने। ये जो पार्ट बनी हुई है ये प्रोडक्ट कॉस्ट, अब ये एज अ पीरियड कॉस्ट लेस हो रही है, पीरियड की कॉस्ट में कमी के तौर पर आ रही है। इधर आ जाती तो यहाँ पे ये पीरियड कॉस्ट का पार्ट बन जानी थी, एज अ पीरियड कॉस्ट आनी थी। ये सारा इसमें क्या क्या कुछ शामिल हुआ, 222,500 में ये 60-100 भी शामिल हुआ, 104-800 भी शामिल हुआ, पेरोल भी शामिल हुई, एफओएच एब्जॉर्ब भी शामिल हुए, फिर कहीं पे जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना। तो ये आपकी क्या बन गई, प्रोडक्ट कॉस्ट। अपनी यहाँ पे आपने नोट किया हुआ है, वहाँ पर जाकर लिख लें, यहाँ पर पहुँच के लिखें ऐसे करके कि ये क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, और ये जो दोनों हैं ये एज अ पीरियड आ रही हैं, पीरियड कॉस्ट्स। जो किसी पीरियड से सिर्फ बिलोंग करती हैं।
कौन सी एडमिन सेलिंग यूज़ किए जाएंगे बेटा? सेलिंग फैक्ट्री के लिए कौन सी चीज़? फैक्ट्री की वो तो सेलिंग तो की जाती है प्रोडक्ट की, बेची जाती है, उसका तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन से तो कोई किरदार अदा करता ही नहीं है। वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। वो तो कॉस्ट का पार्ट कहाँ से बनना है? प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनेगी ना वो। प्रोडक्ट बनी कितने में? सेलिंग एक्सपेंसेस तो बेचने का एक्सपेंस है बेटा, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसके अंदर लीगल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, रेंट एक्सपेंस आ जाता है हेड ऑफिस का, इस तरह की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आती हैं। रेंट फैक्ट्री का तो ले लिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक। फैक्ट्री की कोई रिपेयर वगैरह तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? मतलब ये कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री से रिलेटेड वो ओवरहेड्स में जाएंगे। हाँ जी, क्या लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहे होंगे एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सारे के सारे क्या हैं? ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड लेने हैं सर। फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है तो फिर डायरेक्टली वो डायरेक्टली वो आ जाएंगे। वो सिर्फ स्पेसिफिक टू दी प्रोडक्ट अगर होगा तो स्पेसिफिक टू दी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को डायरेक्टली असाइन हो सकेंगे तो फिर होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट को असाइन नहीं की जा सकती, भाई ये इतनी लगी है तेरे ऊपर, ठीक है। ले जी, पहली बात हुई, हम आए, हमने डिस्कस किया पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये क्या है? प्रोडक्ट क्या है? आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल की बात अभी करते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल की कहानी की अभी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। मींस मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो फिनिश गुड में आई है ये अगर बेचती जाए तो एंट्री हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और फिनिश गुड की इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच जाती है। अगर ये प्रोडक्ट कॉस्ट अभी नहीं बिकी तो ये इन्वेंट्री का सीडी होता है, एंड पर पड़ा होता है। जैसे कि ये था आपका फिनिश गुड के अकाउंट के अंदर, अगर आप देखें तो ये सोल्ड आउट हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, ये सोल्ड आउट हो गई, और ये स्टिल अभी भी मौजूद है ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही, ठीक है। बात क्लियर होगी बच्चों? अब आ जाए नेक्स्ट, पीरियड कॉस्ट क्या है? जो किसी खास पीरियड से बिलोंग कर रही हो। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये प्रोडक्ट क्या है? ये आपकी पीरियड कॉस्ट आ गई। प्लस आप मज़ीद एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, ये एज आ पीरियड कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा जी? सोचें ज़रा कोई चीज़। कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन, आपको जिस भी आइटम की कॉस्ट देखना है वो क्या है?
वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मसलन किसी भी आइटम की, किसी भी चीज़ की आपको कॉस्ट देखनी है। ये एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, मसलन इस एलईडी की कॉस्ट देखनी हो तो ये एलईडी क्या होगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा एलईडी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, अगर कॉलेज ने देखना हो कि इस रूम की कॉस्ट क्या पड़ रही है तो ये क्या रूम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपके हाथों में या आपके सामने एक किताब पड़ी हुई है, अगर ये देखना हो कि इस किताब की कॉस्ट जज करनी है कि कॉस्ट कितनी पड़ी है तो ये किताब क्या बन जाएगी, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अगर देखना हो कि जनाब कॉलेज के दो कैंपस हैं, कैंपस ए और कैंपस बी की अलग अलग से कॉस्ट देखनी है तो फिर ये कैंपस क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट की, मसलन एडमिशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट देखनी है तो एडमिशन डिपार्टमेंट क्या बन जाएगा, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जिसकी भी चीज़ की आपने कॉस्ट मालूम करनी है, देखना है, वो क्या होगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। डिपार्टमेंट, पूरी की पूरी फैक्ट्री, एनीथिंग। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं जनाब प्रोडक्ट ही होनी ज़रूरी है, नहीं। इसीलिए वर्ड प्रोडक्ट वगैरह की कहानी नहीं आई, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ गई कहानी। फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये तो पता है आपको, ये तो पता है। जो भी तो पैसेज ऑफ टाइम फिक्स रहेगी, It's constant. वेरिएबल तो और वेरिएबल टाइम ही किसी वेरिएबल स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से यूनिट्स के हिसाब से। वेरिएबल वो होगी जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स बेस्ड होगी। और फिक्स्ड कांस्टेंट होगी, फिर कोई चेंज नहीं होनी। डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। ये क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पढ़ा हुआ है हमने, हल्का हल्का सा। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली असाइन हो सकें किसी प्रोडक्ट को, वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो डायरेक्टली असाइन इन फुल नहीं हो सकती, डायरेक्ट है। cannot attributed in full to a product। किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हैं, फैक्ट्री ओवर हेड्स हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आ जाती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब ये खर्चे वही वाले हैं, बस उनका बताने का अंदाज फ़र्क हो रहा होता है। खर्चों में चेंज नहीं होना कि अब खर्चा चेंज हो गया, उसका बताने का अंदाज है। कभी ये फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदाज में आ जाएगा, कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदाज में आ जाएगा, कभी ये स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट के अंदाज में अब आ रहा है। ये स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? ऐसी फिक्स कॉस्ट जो टप्पे खाए। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, सर्टन पीरियड तक फिक्स रहेगी, उसके बाद मज़ीद बढ़ जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मज़ीद इसको ऐसे समझ लें, ये एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं कि हर 5 वर्कर के ऊपर क्या है, एक अदद सुपरवाइज़र है। क्या है? हर 5 के ऊपर अगर एक भी बंदा होगा तो एक सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा और 5,000 रुपया उसका खर्चा हो जाएगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी सुपरवाइज़र को। 2 होंगे तो भी वही रहेगी, 3 होंगे तो वो भी, 4 हो तो फिर भी वही, 5 होंगे तो फिर भी वही। लेकिन जो ही एक छठा वर्कर रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला खर्चा बढ़ जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा, छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें तक। अगले 5 हो गए ना, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर मज़ीद वर्कर रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, खर्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट थी कि पूरा पीरियड सेम रहेगी, ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे भी यूनिट्स उस तरीके से नहीं है, ये नंबर ऑफ क्या नाम है, वर्कर्स के ऊपर बेस कर रही है, यूनिट्स के ऊपर भी बेस कर सकती है। सर्टन लेवल के ऊपर जाके कोई ना कोई खर्चा बढ़ जाता है। मिसाल एक और दे देता हूँ मैं भी। सुपरवाइजर कॉस्ट, सुपरवाइजर सैलरी। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं है बिजनेसमैन, उसकी एक शॉप है, शॉप में वो काम करता है चेयर्स बनाने का या ये डेस्क बनाने का। उसके पास एक बड़ा ऑर्डर आया, अब उसके पास जगह कम पड़ गई है, उसने बना के रखना भी है। अब वो क्या करेगा, कोई एक और जगह मजीद लेगा। क्या करेगा, कोई एक जगह मजीद लेगा, रेंट बढ़ जाएगा। एकदम से स्टेप कर गया ना कि एक सर्टन यूनिट्स तक सेम है, बाद में क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। क्या वेरिएबल कॉस्ट भी स्टेप ले सकती है या नहीं ले सकती है? कैसे लेगी? वो तो वेरिएबल खर्चा है, वो सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल उसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसके अंदर एक होता है लाइन रेंट। क्या होता है जी? लाइन रेंट, दैट इज फिक्स्ड, ठीक। और दूसरा होता है यूनिट्स, जितने आपने यूनिट ज़्यादा लगाए उतना आपका खर्चा ज़्यादा। लेकिन उसी के अंदर एक स्लैब्स होते हैं,
क्या होते हैं? स्लैब्स यहां पर फिट बैठते हैं कि यूनिट्स बढ़ेंगे एक सर्टन लिमिट तक, यूनिट के ऊपर ये रेट लगेगा, और यूनिट्स मजीद बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खर्चा मजीद बढ़ जाएगा। तो जो स्लैब्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो जब आ जाएंगे आपके, उसे हम अप्लाई कर लेंगे कि ये क्या है जनाब? ये स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट्स कही जा सकती हैं। ठीक, ये बढ़ने के हिसाब से आ गया। अब एक मैं और मिसाल दे देता हूं आपको। हम एज्यूम करते हैं कि ₹50 पर यूनिट हम खरीद रहे हैं। ठीक, अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ यूं प्रेजेंट की जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों और कैसे? जनाब 10 यूनिट्स लेंगे तो 10 × 50 कितना हो जाएगा? 500 का खर्चा। 10 यूनिट्स लेंगे तो ज़रब 50, 20 यूनिट्स हो जाएंगे तो 1000, 30 यूनिट्स हो जाएंगे तो 1500। तो 10, 20 यूनिट्स हो जाएंगे तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 1000। 30 यूनिट्स हो जाएंगे तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है जी। लेकिन अगर आप गौर से देखें, यूनिट्स चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये ₹50 पर यूनिट पड़ रहा है। ठीक, अगर मैं इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ तो ये ₹50 कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे। हर यूनिट के ऊपर कितने रुपए पड़ रहे हैं? ₹50। अब एक अदद बंदा है, वो कहता है जिससे हम माल खरीद रहे हैं कि भाई अगर तुम ना 40 यूनिट से ज़्यादा खरीदोगे ना तो चूंकि आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपको बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 40 यूनिट से ज़्यादा जितने भी यूनिट्स खरीदोगे ना, आपको रेट 50 नहीं लगेगा, आपको रेट 46 लगेगा बाद वाली यूनिट्स पर। तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल कॉस्ट ने स्टेप लिया, डाउन हो गई। ये डाउनवर्ड भी जा सकती है, अपवर्ड भी जा सकती है। तो ये एक मिसाल हो गई आपकी स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट की। बात क्लियर है जी? अब खर्चे वही हैं, खर्चे चेंज नहीं हो रहे। मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, उन्हीं खर्चों को एक और अंदाज में बयान करने का नाम इस अंदाज में है। ये क्या अंदाज है जनाब? आपका एक है डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, एक है डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अब तो समझ लग गई ना, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल आ सकते हैं। और एक आ गया आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट लेबर है, ये वेरिएबल ही होते हैं। डायरेक्ट खर्चे जितने भी हैं ये वेरिएबल हैं। ऊपर कहीं पे मैंने लिखा था या नहीं लिखा? डायरेक्ट खर्चे ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। अब दूसरा अंदाज, क्या जो हम मटेरियल लेते हैं ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है आपका फिनिश गुड में? असल में तो मटेरियल ही कन्वर्ट हो रहा होता है ना। मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल हो सकते हैं कि 2, 3, 4 मटेरियल इकट्ठे करें और एक फिनिश गुड तैयार कर लें। मसलन फॉर एग्जांपल जूसेस जो बनते हैं, जूस की फैक्ट्री में क्या होता होगा? चीनी होती होगी, पानी होता होगा, कुछ एसेंस वगैरह होते होंगे,
कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते होंगे, ये चंद मटेरियल्स इकट्ठे करेंगे तो क्या बन जाता है, जामे शीरी, शरबत संदल, ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक, फिनिश गुड तैयार हो गई, मटेरियल से क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई किसमें, फिनिश गुड। अब ओबियसली वहाँ पर जो मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी लेंगी, जिस जगह पर वो पड़ा हुआ है उनका रेंट वगैरह कोई होगा, वहाँ पर कोई ना कोई बंदे वर्कर होंगे, काम कर रहे होंगे, तो मटेरियल को अलहदा कर दें, बाकी ये वाले जो खर्चे हैं ये आपके कन्वर्ट कर रहे हैं मटेरियल को फिनिश गुड में। अल्लाह खैर करे, घर से यार उनको कहा करो ना किया करें। तो ये क्या हो गया जनाब, कन्वर्जन कॉस्ट हैं, ये वाले खर्चे कौन से हैं, कन्वर्जन कॉस्ट हैं, कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं, एक अंदाज चेंज हो रहा है बोलने का, बस इसको किसी और कलर में लिख देते हैं, इसी में लिखते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट्स, कन्वर्ट करने वाली कॉस्ट्स। मुश्किल तो नहीं है ना, चीज़ें को बस जस्ट अंडरस्टैंड करना है आपने कि जनाब वही वाले खर्चे हैं, इनको ऐसे भी बोला जाता है, इनको ऐसे भी बोला जाता है। एक पूरे चैप्टर में वर्ड अक्सर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का यूज़ हो रहा होगा, किसी चैप्टर में वेरिएबल और फिक्स का यूज़ हो रहा होगा, किसी चैप्टर के अंदर हर चीज़ों को अलग-अलग देखा जा रहा होगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चैप्टर्स में ये जो खर्चे हैं इनको बताने का अंदाज फ़र्क हो जाता है बस। लें जी, अब यही वाले खर्चे दोबारा से आ गए हैं, इनका एक और अंदाज बयान करने का। बचपन में पढ़ा हुआ आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इकट्ठे किए जाएं तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। ये तो याद है मेरा ख्याल है आपको, पीआरसी लेवल पर इतनी तो आसानी हो गई हमारे लिए कि पीआरसी लेवल पर ये वाले खर्चे पढ़कर आए हुए हैं बच्चे। तो डायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्यों बोलते हैं इसे प्राइम कॉस्ट? अरे यार वो छोटी की ना वैन खराब हुई है तो घर से बोला है कि स्कूल से भी वापस होंगे। अल्लाह खैर करे, फौरी तौर पे पहुँचे। यहीं से ऑनवर्ड कल लेके मैं कहा जी फौरी तौर पर पहुँचे जी, बहनों के मामलात में नहीं ऐसा कुछ। क्या तू अपना मोबाइल छोड़ना तो तुझे पता चले, क्लास में बैठ के मोबाइल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम होता है असल में प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी, बेसिक, इसलिए इसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं ये तीनों क्या हैं, वेरिएबल ही है ना, ये वेरिएबल ही हैं। और एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी क्या है, वेरिएबल। तो ये सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी कर दी जाए तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ये आपकी तमाम की तमाम वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट्स। अब एक पूरे चैप्टर में ये वाली कहानी चलनी है हमारी, इस अंदाज से बयान चलना है। एक चैप्टर में वो वाली ऊपर कन्वर्जन वाली कहानी चलनी है।
अब इस मार्जिनल कॉस्ट में अगर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड शामिल कर देंगे तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बन जाएगी। इसको एक और नाम लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट्स बन जाएगी या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट बन जाएगी। इसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसलिए बोल देते हैं कि इसमें मटेरियल भी एब्जॉर्ब हो चुका हुआ है, लेबर भी एब्जॉर्ब हो चुकी हुई है, एक्सपेंसेस भी एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं और फिक्स्ड भी एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं। सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। इस वाले में सारा कुछ शामिल नहीं है, इसमें फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड शामिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हैं। इन मार्जिनल कॉस्ट को लिहाजा वेरिएबल कॉस्ट्स भी बोलते हैं। ले जी, थोड़ी सी समरी है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, हमने देख लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? जो फुली ट्रेसेबल हो टू द प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मिसालें उसकी वही वाली हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं जी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, cannot be traced directly and in fully। फिर दूसरा अंदाज जो हमने पढ़ा, ये थ्योरेटिकली बस लिखा हुआ है, इसको वेरिएबल और फिक्स के अंदर बयान किया जा सकता है। ये या तो चैप्टर के एंड पर लिखे होंगे, नोट्स के एंड पर, या बिल्कुल स्टार्ट पे भी लिखे हो सकते हैं, या नोट्स के एंड पर हो सकता है लिखे हो। समरी शायद बनाई हो मैंने कोई, ये मुझे याद नहीं है, ये मैंने पिछले अटैम्प्ट में समरी बनाई थी या पहले से बना के बुक में रखी हुई थी। वो एंड पर इतने आगे नहीं जाना, फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर किधर है? यही है। इसमें स्टार्ट में होते हैं नोट्स, जैसे ये एक हिस्सा आ रहा है, इसके आगे जाएंगे आप और आगे जाएंगे, ये नोट्स चल रही हैं एग्जाम्पल से पहले, तो यहाँ पे कहीं पे समरी मौजूद है। ये है पेज नंबर 2-7 पर ये समरी मौजूद है जी, चैप्टर नंबर 2 का 7 नंबर पेज। बुक का स्लूब ये है कि बुक के स्टार्ट पर, हर चैप्टर के स्टार्ट पर नोट्स हैं, आई कैप के नोट्स हैं, उसके बाद उन नोट्स के बाद समरी है। अक्सर औकात चैप्टर की समरी वो मेरी अपनी बनाई हुई या कोई फॉर्मेट्स बनाए हुए वो हैं, और उसके बाद कहीं पर जाकर फिर स्टडी टेक्स्ट की आएंगी एग्जाम्पल्स, ये नोट्स ख़त्म होने के बाद फिर आएगा पास्ट पेपर्स। ये है मेरे बुक की तरतीब। आई कैप की थ्योरी, आई कैप की थ्योरी में सारी थ्योरी यहाँ पर नहीं पढ़ी होगी, कुछ ऐसी थ्योरी है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आस्किंग इन द योर पेपर, तो उसका मैंने अलहदा सी चैप्टर बना दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक टोटली अलहदा से चैप्टर बना दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर्स के नाम से। 16 नंबर चैप्टर होगा गालिबन। तो जब भी हमारा कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो वाली बातें ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्कस हो चुकी होंगी क्लास में, आपने बस क्या करना है, थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर में जाना है, वहाँ पर जाके एक पेज का वो चैप्टर होगा, उस चैप्टर को 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है। एक पेज की थ्योरी होगी, 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे, वो ज़हन में बैठ जाएगी, और उम्मीद है कि पेपर उसी में से ही आएगा। वैसे तो थ्योरी बहुत ज़्यादा मौजूद है, पेपर में उसने लिमिटेड ही लेनी है, तो
पास पेपर्स थ्योरी से रिलेटेड, पास पेपर्स वो भी उसी चैप्टर में है, और थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी जो मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आ सकती है, जो पूछ सकता है, चाहे उसने पहले से पूछी है या नहीं पूछी, वो वहां पर मौजूद है जी। वेरिएबल और फिक्स्ड वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट, और कांस्टेंट जो रहेगी वो होगी फिक्स्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दो किस्म के ओवरहेड्स, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनका दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और पहला नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और ये नॉन प्रोडक्शन है ये आपके वही वाले आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कह लें जीपी के बाद लिखे जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो लिखे जाते हैं वो कौन से हैं, नॉन प्रोडक्शन। और जीपी से पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितने खर्चे हैं वो कह लें प्रोडक्शन, उसके अंदर जो आ रहे हैं वो प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ही पढ़ी थी ना हमने, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में जम होता है। तो जीपी से पहले वाले खर्चे प्रोडक्शन, जीपी के बाद वाले खर्चे नॉन प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फिजिकल आउटपुट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये लंबी चौड़ी कहानी, ये 4 और 5 नंबर पॉइंट्स ज़रा बाद में आएंगे। क्या आएंगे? थोड़ा सा बाद में आएंगे। टाइम क्या हो गया, हम ज़्यादा देर ना कर दें, आज जुम्मा भी है। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी मज़ीद बातें करते हैं ताकि कल हम प्रॉपरली बिल्कुल उस सिचुएशन में हों कि हम चैप्टर का आगाज़ कर लें। हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा था, और फैक्ट्री ओवरहेड में 3 किस्म की एंट्रीज आ रही थी, कह लें फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। इसके अंदर आ रहा था इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और पेरोल क्रेडिट, ये आ गई थी आपकी इनडायरेक्ट लेबर, और ये बन गए थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपके हो गए एक्चुअल खर्चे जो होते हैं। और कुछ खर्चों को आपने क्या करना था, एब्जॉर्ब करना था, ट्रांसफ़र करना था WIP में यूजिंग सम बेसिस। और वो बेसिस हमने देखनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और एब्जॉर्ब करवाते हैं। अब ये यहाँ पर दी गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस, इनको रट्टा खुदा न खास्ता नहीं लगाना। क्या कर नहीं लगाना, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो खर्चे होंगे, आपने एस्टीमेट लगाया होगा बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जिस बेस पर बांटना होगा खर्चों को, वो वाली बेस यहाँ पर आएगी, इसको बजटेड एक्टिविटी बोल सकते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का बिल्कुल एक जनरल फार्मूला देखना हो ना, तो बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी हम बोल देंगे। ये बिल्कुल जनरल हो गई कहानी, ये एक रेट की जनरल कहानी। अब ये एक्टिविटी चेंज होती रहेगी, क्या होती रहेगी, ये एक्टिविटी चेंज होती रहेगी। ये एक्टिविटी पहले नंबर पर यूनिट्स हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट्स। जगह और मजीद है इसके लिए नहीं है, चलो ठीक है। ये बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स पर अगर डिवाइड हो तो आपका जो आंसर आएगा रेट का वो पर यूनिट बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा, पर यूनिट।
और जब आप एब्जॉर्ब करने जाएंगे तो अब आपका रेट है पर यूनिट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। अब लाइक विद लाइक चला जाएगा, तो यहां पर फिर मुझे एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट्स लिखेंगे इनटू रुपीज पर यूनिट। जब रेट आएगा तो क्या होगा, यूनिट यूनिट से कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में आंसर आ जाएगा। डन। एक आएगी लेबर आर की बेस कि आपके लेबर आर कितने होंगे बजटेड, पूरी मशीन्स या पूरे बंदे जो हैं वो कितने लेबर आर काम करेंगे। अगर मेरा बिजनेस लेबर इंटेंसिव होगा, क्या होगा? तो फिर सबसे बेस्ट कौन सा सूटेबल होगा? लेबर आर। और अगर मेरा बिजनेस या डिपार्टमेंट वो होगा मशीन इंटेंसिव, तो फिर कौन सा होना चाहिए? फिर मशीन आर। तो ये लॉजिक आपको मेरा ख्याल समझ लग गई है कि हम मुख्तलिफ बेसिस क्यों यूज़ करते हैं। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर जाता है। ये तीन बेसिस जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, यूनिट्स, लेबर आर और मशीन आर्स। ये मशीन इंटेंसिव होके, ये लेबर इंटेंसिव होने की वजह से। अब अगर मैंने रेट निकाल लिया रुपीज पर लेबर आर, रुपीज पर लेबर आर, तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकती है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। वो दो तरीके बस मुझे आज डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। बाकी की बातें इंशाल्लाह फिर कल रखेंगे। मैंने जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर मालूम किया। मैंने कहा कि बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ये हैं और मेरे बजटेड लेबर आर इतने हैं। मेरे पास से ₹40 पर लेबर आर रेट आ गया, एज्यूम। ठीक। अब मुझे बनाना है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना होगा। अब मेरे पास जो रेट है वो है ₹40 पर लेबर आर। मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि आंसर रुपीज में आ जाए? ऑब्वियसली किससे करूंगा? लेबर आर से। लेबर आर से। अब लेबर आर दो किस्म के हो सकते हैं, दो अंदाज में गिवन किए हो सकते हैं। एक अंदाज है कि मुझे एक्चुअल लेबर आर्स दे दे। क्या दे दे? एक्चुअल लेबर आर्स। एक दूसरा अंदाज होगा लिखने का कुछ इस तरीके से, 1 यूनिट रिक्वायर्ड 5 लेबर आवर्स। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 5 लेबर आवर। ये एक उसने स्टैंडर्ड रेसिपी दे दी, स्टैंडर्ड बता दिया कि 5 घंटे में एक यूनिट तैयार होता है। अब किस तरीके से होंगे? मेरे पास है ₹40 पर लेबर आवर। मैं कहूँगा कि मेरे एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो से 5000 हैं और 5000, हाँ नहीं 5 सेम हो जाएगा। मेरे एक्चुअल यूनिट्स हैं 3000 और हर यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 5 लेबर आवर पर यूनिट। तो मेरे पास क्या लेबर आवर में कन्वर्जन हो जाएगी? यूनिट यूनिट से कट जाएगा और किस में आंसर आएगा? लेबर आवर। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। ये आपका फार्मूला बन गया, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर्स, या फिर एक्चुअल लेबर आवर अवेलेबल हो डायरेक्टली। तो इन दोनों में से क्वेश्चन में देखेंगे सिचुएशन क्या अवेलेबल है। अगर इस तरह की कोई कहानी दी हुई है तो इसका मतलब है ये वाली कहानी लगेगी। अगर डायरेक्टली एक्चुअल लेबर आवर्स दे दिए हुए हैं तो ये वाली कहानी लग जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। एक सिचुएशन आ गई और ये आ गई दूसरी सिचुएशन, जिसमें आप क्या कर लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कर लेंगे, प्रोडक्ट का पार्ट बना लेंगे। इसको बोलते हैं, ये जो सारे रेट्स हैं इनको बोलते हैं प्लांट वाइड रेट या ओवरहेड, प्लांट वाइड रेट बोलते हैं। इन सारों को क्या बोलते हैं जी, प्लांट वाइड रेट। एक सिंगल रेट भी बोल लेते हैं। ले जी, कोई क्यूरी आप लोगों की? अगर क्यूरी कोई नहीं है तो फिर आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल बाकायदा तौर पर, वैसे तो बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर का, लेकिन कोई हमने मैथमेटिकल काम नहीं किया, मज़ा नहीं आया उतना, थ्योरेटिकल काम किया। तो ये भी बातें ज़रूरी थी कि ये वाली बातें आपको पता चलें, कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चले। अब आगे काम आसान हो जाएगा समझाना इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।